नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कैबिनेट के कुछ प्रमुख लोगों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। तो यूरोपीय संघ वीजा नियम में बदलाव कर रहा है। विश्व भर में सुर्खियां बटोरने वाली कई ऐसी अहम खबरों के साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक लड़की की मरने के बाद भी दोबारा जिंदगी जीने की चाह को देखकर ब्रिटिश कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट के लिए महत्वपूर्ण नामों पर शुरू किया विचार विमर्श। कई नामों पर लगाई मोहर। अपने कड़े आलोचक मिट रोमनी से भी की मुलाकात। खतरनाक जीका वायरस का खतरा हुआ कम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका को लेकर जारी आपात स्थिति की चेतावनी को लिया वापस। ब्राजील ने खतरे की चेतावनी के स्तर को कम करने से किया इनकार। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में 48 घंटे के युद्ध विराम का किया ऐलान। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में अस्पतालों पर हुए हवाई हमलों से स्वास्थ्य सुविधाएं हुई ठप। कट्टरपंथियों के सामने झुकी इंडोनेशिया की सरकार। जकार्ता के गवर्नर बसुकी चहायापुर्नामा को ईश निंदा के एक मामले में बनाया गया संदिग्ध। पेरिस समझौते को लागू करने के लिए 2018 तक नियम तय करने के वादे के साथ मोरक्को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न। आर्थिक मदद की जिम्मेदारी से भागते दिखे विकसित देश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कट्टर रिपब्लिकन नेताओं को अहम पदों पर काम करने के लिए चुना है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण जगह मिलने वालों के नामों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने अपने कड़े आलोचक मिट रोमनी से भी मुलाकात की है। रोचक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस व्यवस्था के लिए बाहरी हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से अवैध प्रवासियों को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकियों और दुनिया की तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। ट्रंप की जीत के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली मुलाकात है। आबे ने कहा कि दोनों नेताओं में विश्वास का रिश्ता हो सकता है। इससे दुनिया को ट्रंप के बारे में एक सकारात्मक संदेश गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट के कुछ प्रमुख लोगों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें अपने विश्वस्त सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त माइकल फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कांग्रेस सदस्य माइक पॉम्पियो को CIA के प्रमुख के तौर पर चुना है, जबकि अलाबामा से सेनेटर जेफ सेशंस को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। साल 1980 में नस्लीय टिप्पणी के कारण सेशंस को कांग्रेस ने संघीय न्यायाधीश बनाने से इनकार कर दिया था। मैं ट्रंप के इस निर्णय से काफी खुश हूं और काफी गर्व महसूस कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से अवैध प्रवासियों को लेकर संशय की स्थिति है। इसे देखते हुए अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को पत्र लिखकर 7.5 लाख अवैध युवा प्रवासियों को माफी देने की गुहार लगाई है। इसमें भारतीयों के भी होने की आशंका है। ट्रंप ने 30 लाख अवैध प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजने की घोषणा की है। दरअसल तकरीबन 7.5 लाख युवाओं को उनके माँ बाप उस वक्त अमेरिका लेकर आए थे जब वो नाबालिग थे। इन्हें ड्रीमर्स कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में विदेश मंत्री या वाणिज्य मंत्री पद की एक दावेदार होने की रिपोर्टों के बीच दक्षिणी कैरोलिना की भारतीय अमेरिकी गवर्नर निकी हेली ने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी प्रवासियों या अश्वेत लोगों को भूलने की गलती नहीं कर सकती। इस सब के बीच ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करने से पहले अपने रास्ते के कांटों को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप यूनिवर्सिटी पर चल रहे 3 मुकदमों का निपटारा कोर्ट के बाहर कर लिया है। इसके लिए उन्हें $2.5 करोड़ चुकाने पड़े। बताया जा रहा है कि ट्रंप का ये फैसला उनकी एक फर्जी यूनिवर्सिटी के 6000 से ज्यादा पीड़ितों के लिए बड़ी जीत है। ब्राजील में दर्जनों प्रदर्शनकारी सैन्य तख्तापलट की मांग करते हुए जबरन संसद के निचले सदन में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने खिड़कियों के शीशे भी तोड़ डाले। बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। उधर भ्रष्टाचार के मामले में रियो डी जेनेरियो प्रांत के पूर्व गवर्नर सर्जियो काब्रेल को हिरासत में ले लिया गया है। एपेक सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है।
पेरू की राजधानी लीमा में गुणवत्ता विकास और मानव विकास बैनर के तहत एपेक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये पहली बार है जब ओबामा के खिलाफ लोगों की नाराजगी सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में नजर आई। खतरनाक जीका वायरस का खतरा अब कुछ कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर जारी आपात स्थिति की चेतावनी वापस ले ली है। हालांकि महामारी का खतरा बने रहने को लेकर आगाह किया गया है। संक्रमण का केंद्र रहे ब्राजील ने खतरे की चेतावनी के स्तर को कम करने से इनकार किया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में 48 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया है। ये जंगबंदी स्थानीय समय के अनुसार शनिवार दोपहर के 12 बजे से लागू है। गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि अगर हौसी विद्रोही अपने सहायता कार्य की इजाजत देते हैं, युद्ध विराम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सऊदी अरब राष्ट्रपति अबद रबू मंसूर हादी की सत्ता बहाल करने के लिए हौती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो में एक अस्पताल और स्कूल के करीब हुए हवाई हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। यूएन ने कहा है कि इन बमबारियों से अलेप्पो में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ गई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर सीरिया के बारे में बातचीत के बाद रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि सीरिया मुद्दे पर वो अमेरिका की पुरानी नीति को जारी रखेंगे। भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में अभियोजन पक्ष दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पाक ग्यून हे से पूछताछ करेगा। मामले को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय चैनल पर 2 बार उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। 1980 के बाद से ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। फिलीपींस के पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस को मरने के 27 सालों के बाद शुक्रवार को 21 तोपों की सलामी देने के बाद दफन कर दिया गया। मार्कोस ने 1965 से 1986 तक फिलीपींस पर शासन किया था। मार्कोस का 1989 में हवाई में देहांत हो गया था। 1993 में उनका शव मनीला आया था। कई संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। जकार्ता के गवर्नर बसुकी चहाया पुर्नामा के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया है। पुर्नामा चीनी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के ईसाई हैं और जकार्ता के गवर्नर बनने वाले पहले गैर मुस्लिम भी हैं। दरअसल फरवरी में होने वाले गवर्नर के चुनाव में पुर्नामा प्रत्याशी हैं। वे दूसरी बार इस पद की दौड़ में शामिल हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता बरकरार है। आखिरकार इंडोनेशियाई सरकार ने प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक दिए और जकार्ता के गवर्नर बसुकी चहाया पुर्नामा के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि उन्हें न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। जांच के बाद अदालत में सुनवाई होगी। अहोक के नाम से मशहूर पुर्नामा पर गवर्नर पद के चुनाव प्रचार के दौरान कुरान की बेइज्जती का इल्जाम है। दरअसल फरवरी में होने वाले गवर्नर के चुनाव में पुर्नामा प्रत्याशी हैं। पुर्नामा चीनी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के ईसाई हैं और जकार्ता के गवर्नर बनने वाले पहले गैर मुस्लिम भी हैं। दूसरी बार इस पद की दौड़ में हैं। कुछ लोग धार्मिक आधार पर उनका विरोध कर रहे हैं। सितंबर में पुर्नामा ने कहा था, जो गुट कुरान की आयत का इस्तेमाल कर लोगों को मुझे वोट देने से रोक रहे हैं, वो वोटरों को धोखा दे रहे हैं। फिर क्या था, पूरा देश उबाल खाने लगा। इस्लामिक गुटों की आड़ में कई राजनीतिक दलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके इस कथन को कुरान की निंदा बताकर निंदा की जाने लगी और पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। पुर्नामा के इस्तीफे और उन पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर करीब 1 लाख लोगों ने एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख की वजह से उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उन्हें ईश निंदा का दोषी पाए जाने पर 5 साल कैद की सजा हो सकती है। जोको विडोडो के राष्ट्रपति बनने के पहले पुर्नामा जकार्ता के गवर्नर बने थे। उनके खिलाफ कुछ लोगों में तभी से गुस्सा था
अब इस मामले से मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये प्रदर्शन धीरे धीरे चीनी मूल के लोगों के खिलाफ होता जा रहा है। 1998 जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। तब चीनी विरोध की लहर में चीनी मूल के हजारों लोगों की दुकान और मकान लूट लिए गए थे। 250 मिलियन आबादी वाले इस देश में चीनी मूल के महज 1% लोग हैं। म्यांमार के रखाइन में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन म्यांमार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता। यहाँ एक बार फिर हिंसा भड़की है और पिछले महीने शुरू हुए ताज़ा हमलों में पुलिस रोहिंग्यों को ही जिम्मेदार मानती है। इससे पहले साल 2012 में हुई जातीय हिंसा ने लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और आज भी करीब 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। म्यांमार का रखाइन प्रांत पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर अशांत है। बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमान फिर आमने सामने हैं। रोहिंग्यों के कई घर जला डाले गए हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए हैं। सुरक्षा बल इन लोगों तक सहायता कर्मियों को नहीं पहुंचने दे रहे। हालिया झड़पों में करीब 130 लोग मारे गए हैं। पिछले महीने शुरू हुए ताजा में हमलों के लिए पुलिस रोहिंग्या को जिम्मेदार मानती है। रखाइन में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम है, जो सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन म्यांमार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता है। संविधान के अनुसार सुरक्षा मामलों का नियंत्रण सेना के हाथ में है, लिहाजा चंद महीने पहले सत्ता में आई नागरिक सरकार चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी नेता आंग सांग सूकी ने रोहिंग्यों पर हो रहे अत्याचार पर कभी खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ताजा झड़पों को लेकर सेना को संयम बरतने और कानून के दायरे में रहने की बात जरूर कही। हम सबूत जुटा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। 2012 में हुई हिंसा ने लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब भी करीब 1 लाख रोहिंग्या शिविरों में रहते हैं। पिछले साल समुद्र के रास्ते मलेशिया भागने की कोशिश के दौरान नाव में दम घुटने की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया था। ये 1400 ईस्वी के आसपास बर्मा के आराकान में बस गए। ये इलाका बांग्लादेश से लगा हुआ है। इन्होंने जल्द बौद्ध राजा के दरबार में जगह बना ली। 1875 में बौद्ध ने इन्हें आराकान से खदेड़ दिया, लेकिन 1826 में इस पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने फिर इन्हें प्रोत्साहित किया। तब से पनपा जातीय तनाव आज तक चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोहिंग्या अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, जिसका खामियाजा उन्होंने जापानी यातनाओं के रूप में भुगता है। डर से लाखों लोग बंगाल भाग गए। 1962 में अलग रोहिंग्या राज्य बनाने की मांग उठी, लेकिन उसे कुचल दिया गया। 1982 में उनसे नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए। इनका कई बार नरसंहार हुआ। 1991-92 में दमन के दौर में करीब 2.5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। यूरोपीय संघ वीजा नियमों में बदलाव कर रहा है। इससे शरणार्थी के रूप में आने वाले अपराधियों, आतंकियों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उधर ब्रिटेन ने भी लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या को काबू करने के लिए पिछले दिनों अपनी वीजा नीति में भारी बदलाव किए हैं। फ्रांस, बेल्जियम समेत यूरोप के दूसरे देशों में आतंकी मार ने यूरोपीय संघ को वीजा नियम में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। संघ ने वीजा मुक्त आगंतुकों को ऑनलाइन जांच की सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा है। जो पर्यटक या व्यापारी यूरोपीय संघ से जुड़े देशों की यात्रा करने के इच्छुक हैं, लेकिन वीजा नहीं चाहते हैं, तो यहां पहुंचने से पहले 5 यूरो खर्च कर ऑनलाइन सुरक्षा जांच करानी होगी। इसके तहत आगंतुकों के पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईयू के मानदंडों के तहत सुरक्षा जांच और अपराध डेटा की जांच की जाएगी। इससे शरणार्थियों के रूप में आने वाले अपराधी आतंकियों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वीजा मुक्त यात्रा को लेकर अगले 2 सालों में 2 बड़े पड़ोसी देशों तुर्की और यूक्रेन को शामिल करने की योजना पर यूरोपीय देशों में चिंता जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ
छूट दे दी गई है। इसमें अल्बानिया और सर्बिया जैसे गैर EU देशों को भी शामिल करने की योजना है। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और EU छोड़ने का फैसला करने वाले ब्रिटेन समेत 60 देशों के लोगों का इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की सरकारों की मुहर लगनी अभी बाकी है। उधर ब्रिटेन ने भी लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर काबू पाने के लिए पिछले दिनों अपनी वीजा नीति में भारी बदलाव किया है। नए वीजा नियमों के अनुसार टियर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर यानी कंपनी के भीतर हस्तांतरण वर्ग के लिए 24 नवंबर के बाद आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य वेतन की न्यूनतम सीमा 30,000 पाउंड होगी। पहले यह सीमा 20,800 पाउंड थी। इसके अलावा एक और बदलाव भी है, जिसके तहत अनुभवी कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 पाउंड कर दी गई है। जर्मनी के दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एंगेला मर्केल से मुलाकात के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के एक दूसरे के साथ निकट सहयोग जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नेटो संधि के लिए प्रतिबद्ध होने के बयान से उत्साह मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप से कहा है कि यदि रूस अमेरिकी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन नहीं करता तो उन्हें रूस के सामने मजबूती से खड़े होना चाहिए। तुर्की अपने राजनीतिक व्यवस्था में सिरे से बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। देश में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर नई राष्ट्रपति व्यवस्था कायम होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत एक या फिर संभावित तौर पर 2 उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाएंगे। अगले साल इस पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनमत संग्रह के लिए 550 सदस्यीय संसद में 333 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। पेरिस में सारे देशों ने साथ आकर एक उम्मीद जगाई और फिर साल भर के भीतर सभी देशों ने पेरिस डील को लागू किया, जिसमें सभी देशों की जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं मोरक्को के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विकसित देश ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में आर्थिक मदद की जिम्मेदारी से भागते हुए दिखे। सम्मेलन में साफ देखने को मिला कि धरती को गर्म होने से रोकने की मुहिम में पैसा ही सबसे बड़ी दिक्कत है। पेरिस समझौते को लागू करने और 2018 तक नियम तय करने और पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखने के वादे के साथ मोरक्को में जलवायु परिवर्तन पर पिछले 2 हफ्ते से चल रही माथापच्ची खत्म हो गई। पेरिस समझौता इसी साल 4 नवंबर को हुआ, जिसके तहत धरती को गर्म होने से रोकने के लिए सभी देशों ने कदम उठाने का वादा किया। हालांकि धरती को बचाने के लिए कई साल से वादे होते रहे हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। 7 साल पहले कोपेनहेगन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम करने की बात कही गई थी, लेकिन मोरक्को सम्मेलन में पेश हुई विश्व मौसम संगठन यानी WMO की रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। तापमान घटने के बजाय करीब 1.25 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की 90% आशंका है कि ये साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा और अब तक का ये धरती का सबसे गर्म साल होगा। सम्मेलन में यह भी साफ देखने को मिला कि धरती को गर्म होने से रोकने की मुहिम में पैसा ही सबसे बड़ी दिक्कत है। पेरिस समझौते के तहत एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनना है, जिसकी मदद से हर साल गरीब और विकासशील देशों को $100 बिलियन दिए जाने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस फंड में अभी नाम मात्र पैसा ही जमा हुआ है। गरीब और विकासशील देश महंगी सौर और पवन ऊर्जा के लिए अमीर और विकसित देशों की ओर देख रहे हैं और इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि मदद कितनी मिल पाएगी। लेकिन इस सब के बीच अच्छी बात यह रही कि 20 देशों ने सोलर अलायंस पर दस्तखत कर स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस अलायंस में भारत, फ्रांस और ब्राजील के अलावा कोई बड़ा देश अभी तक शामिल नहीं हुआ है। सोलर अलायंस के तहत सौर ऊर्जा की अच्छी संभावना वाले करीब 120 देशों के एक साझा संगठन की बात है। इसका मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसके जरिए सोलर एनर्जी की मांग बढ़ाकर इसकी कीमत को कम करना है। नाइजीरिया में एक तरफ आतंकी संगठन बोको हराम का कहर टूटा तो दूसरी ओर सूखे का। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अगर वक्त रहते इन्हें सहायता नहीं पहुंची तो 75,000 बच्चों की भूख के कारण मौत हो जाएगी। दुनिया के सामने इनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक वीडियो जारी किया है। माँ के चेहरे पर शिकन है, परेशानी है, बेबसी है, क्योंकि अब तक उसके बच्चे को चलना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन वो अब भी माँ की गोद से चिपकी रहती है। उसकी 10 महीने की बेटी भीषण कुपोषण का शिकार है। उसके हाथ पैर सूख गए हैं। नाइजीरिया में सिर्फ एक माँ आयशा मोहम्मद ही नहीं
बल्कि हजारों माताएं ऐसा ही दर्द झेल रही हैं। आतंकी संगठन बोको हरम का कहर टूटा तो देश के उत्तरी हिस्से में करीब 10,80,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा और इन्हें 2 जून का खाना भी नसीब नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक 10,40,000 लोगों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अगर वक्त रहते इन्हें सहायता नहीं पहुंची तो करीब 75,000 बच्चों की भूख के कारण मौत हो जाएगी। यूएन की बेबसी ये है कि इस संकट से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं है। दुनिया के सामने इनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक वीडियो भी जारी किया है। इनमें से कम 75,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो कुछ महीनों में उनकी मृत्यु हो सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। हम लोग इस स्थिति को सही करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यूएन के मुताबिक आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित 3 राज्यों में 5 साल से कम उम्र के 4 लाख बच्चे भीषण कुपोषण का शिकार हैं। इलाज के लिए इन बच्चों को चिकित्सा केंद्रों में ले जाया जाता है, लेकिन अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर न होने के कारण इन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाता है जहां इनका इलाज नहीं हो पाता। विस्थापितों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहर मैदुगुरी की जनसंख्या में 3 गुना का इजाफा हो गया है और यहाँ खाने की किल्लत पैदा हो गई है। हम केवल भोजन की मांग कर रहे हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये भी सच है कि इस भुखमरी का जिम्मेदार सिर्फ बोको हरम ही नहीं बल्कि भीषण सूखा भी है, लेकिन लाखों लोगों के विस्थापन में अकेले बोको हरम की अहम भूमिका है। पश्चिमी शिक्षा के विरोध में साल 2002 में संगठन वजूद में आया। 2009 में नाइजीरिया को इस्लामी राज्य बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया और उसके बाद हत्या, फिरौती, बलात्कार और विस्थापन का ऐसा दौर चला कि करीब 10 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो गए और लाखों बच्चे भूख से मरने के कगार पर हैं। मोजाम्बिक के कैफरी दजांगे शहर में पेट्रोल से भरे एक ट्रक में ब्लास्ट हो गया। इसमें 73 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाका इतना तेज था कि कई घरों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर स्थानीय लोगों को चोरी से पेट्रोल बेच रहा था कि इसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया। इतिहास की ओर लौटना कई बार बड़ा दिलचस्प होता है। हजारों साल पहले रोम का सबसे बड़ा रणभूमि हुआ करता था सर्कस मैक्सिमस। इस ग्राउंड पर अंतिम रथ दौड़ 549 ईस्वी में हुई थी। धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील हो गया और अब इसे एक बार फिर मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हजारों साल पहले इस जगह शानदार रथ दौड़ हुआ करती थी, जिसे देखने के लिए 3 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। 600 मीटर लंबाई और 140 मीटर चौड़ाई में फैले इस प्राचीन अखाड़े में राजा महाराजा सियासी दांवपेच को भुलाकर तफरीह के लिए आया करते थे, बल्कि यूं कहिए कि आवाम की नब्ज टटोलने के लिए वे यहीं रुका करते थे। इस जगह को सर्कस मैक्सिमस के नाम से जाना जाता है, जो कभी रोम का सबसे बड़ा रणभूमि हुआ करता था, लेकिन सर्कस मैक्सिमस का अधिकतर हिस्सा राजा नेरू के शासनकाल के दौरान 64 ईस्वी में भड़की आग में तबाह हो गया। राजा तराजन ने इसका पुनर्निर्माण कराया और 103 में भव्य सार्वजनिक खेलों का आयोजन कराया। इस ग्राउंड पर अंतिम रथ दौड़ 549 ईस्वी में हुई थी। इतना शानदार इतिहास रखने वाले सर्कस मैक्सिमस को वक्त की चक्की ने बुरी तरह तबाह कर दिया। धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील हो गया। इसे एक बार फिर मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसे फिर से पुराना रूप देने के लिए कई साल लग गए। खुदाई में ये बात भी सामने आई कि राजा महाराजा इस जगह को रथ दौड़ के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि प्राचीन समय में ये सबसे बड़ा मॉल भी हुआ करता था। यहाँ आवश्यक चीज़ों की दुकानों से लेकर जुए खाने और चकला भी मौजूद थे। गलियारों में शौचालय हुआ करता था, जहाँ पास के जल सेतु से पानी की सुविधा मुहैया कराई जाती थी। पुरातत्वविदों को 3वीं सदी के 1000 पीतल के सिक्के भी मिले। खुदाई के दौरान 70 ईस्वी में यरूशलेम को फतह करने वाले टाइटस को सौंपे गए जीत का मेहराब भी बरामद हुआ है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको लिए चलते हैं चीन, जहां बंदर के बच्चे ने बकरी की सवारी की। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।